राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, कोई भी अध्ययन या अनुसंधान आंकड़ों के संग्रहण से ही प्रारंभ होता है। आंकड़ों का संग्रहण 3 तरीके से होता है: एक्सपेरिमेंट, रिकॉर्ड एंड सर्वे। एक्सपेरिमेंट, जब हम किसी चीज़ को अलग अलग विभागों की प्रयोगशाला जैसे फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में अनेक प्रकार के अध्ययनों या अनुसंधानों के लिए कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इन प्रयोगों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण एक विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों के संग्रहण व विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों का थीसिस, डाइसेक्शन और साइंटिफिक पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। रिकॉर्ड है रजिस्टर से दर्ज आंकड़े लंबे समय के एकत्रीकरण के पश्चात जैव सांख्यिकी आंकड़े जैसे डेथ, बर्थ, मैरिज इत्यादि को आयुर्वेद अस्पतालों, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार के आंकड़ों को जिन विधियों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है उन्हें रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है सर्वे। सर्वे क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जानने के लिए स्वास्थ्य कार्मिक द्वारा सर्वे किया जाता है। इन सर्वे द्वारा प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से उन समस्याओं के समाधान के उपाय खोजे जा सकते हैं। उपरोक्त सभी विधियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों बड़े एवं बिखरे हुए होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? इसलिए ये आंकड़े रॉ डाटा कहलाते हैं। रॉ डाटा के परिणामों को प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए इन आंकड़ों को व्यक्तिगत एवं सरलतम रूप से प्रस्तुत कर अर्थयुक्त बनाना आवश्यक होता है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विधियाँ: टेबुलेशन फॉर्म, ड्राइंग फॉर्म। टेबुलेशन क्या होता है? कोष्ठक रचना। सारणी के लिए कच्चे रॉ डाटा रोज एवं कॉलम द्वारा स्थगित रूप में जमाया जाना ही टेबुलेशन कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? सारणी बनाने के कुछ सामान्य नियम। सारणी का उपयुक्त, उसके बाद क्या है, जो आपका सारणी होती है, उपयुक्त शीर्षक दिया जाना है। सारणी उचित क्रम संख्या 1 2 3 4 या फिर रोमन नंबर में 1 2 3 4। प्रत्येक रो एवं कॉलम का भी उचित शीर्षक दिया जाना है। रो एवं कॉलम, रो एंड कॉलम में आंकड़ों को जहां तक संभव हो बढ़ते या घटते क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रो एंड कॉलम के शीर्षक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सारणी के प्रकार 2 तरीके की होती है: कंटिन्यूअस और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या है? इस प्रकार की सारणी के आंकड़ों में किसी प्रकार का विचलन नहीं होता है। DSRRU जोधपुर के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंतर्गत विभाग के 7726 मरीजों की रोगानुसार सारणी निम्न प्रकार से, जैसे रक्ताश मरीजों की संख्या 2128, आवृत्ति है 27.54, कदर में 1874 है और प्रतिशत है 24.26 है। संधिवत में 529 है मरीजों की संख्या और प्रतिशत है 6.85। पक्षाघात 1244 है, प्रतिशत 16.10 है। अंतर्वृद्धि 953, प्रतिशत 12.33, अतिसार 720, 9.32 प्रतिशत, 278 3.63। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जब प्राप्त आंकड़े किसी सीमा अर्थात उच्चतम सीमा के न्यूनतम सीधा के माध्यम तो उसके सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उसे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जैसे हाइट, वेट, बीपी, एचबी पॉजिटिव इत्यादि। इस प्रकार के आंकड़ों के नाम का माना अध्ययन किए जा रहे तथ्यों जैसे हाइट, वेट, बीपी, एचबी पॉजिटिव इत्यादि की उच्चतम एवं नवीनतम सीमा के मध्य होते हैं। उच्चतम एवं निम्नतम सीमाओं के मध्य प्राप्त अलग अलग व्यक्तियों के ये मान क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इसे के माध्यम से प्राप्त अधिसंख्यक आंकड़ों को छोटे करके प्रस्तुत किया जाता है। रूल्स क्या है? क्लास इंटरवल अर्थात वर्ग आवृत्ति बहुत कम या बहुत अधिक होना, समस्त व्यक्तियों का क्लास इंटरवल समान होना, आंकड़ों को बढ़ाते या घटते क्रम में जमाया जाना, सारणी के प्रत्येक रो या कॉलम का शीर्षक स्पष्टता उल्लिखित किया जाना चाहिए। उदाहरण, पांडु के 120 रोगियों के HB के मान के निम्न तरीके से दर्शाया जाता है, जैसे कि HB पॉजिटिव है, वो HB
परसेंट है, काउंट 3 to 5 है, नंबर ऑफ पेशेंट 32, परसेंटेज 26.67। उसके बाद HB परसेंट काउंट है 5 to 7। उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट 30, परसेंटेज है आपका 25। HB परसेंट काउंट 7 to 9, नंबर ऑफ पेशेंट 27, परसेंटेज 22.50। 9.9 से 11 एज है। HB परसेंट काउंट है, नंबर ऑफ पेशेंट 18 है। उसके बाद आपका परसेंटेज जो है वो आपकी है 15, ठीक है। 11 से 13 और नंबर ऑफ पेशेंट 11 है, परसेंटेज 9.16 है। ड्राइंग चित्र रूप में जब संख्यात्मक रूप के प्राप्त किसी विशाल जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना हो, उसे सरल से समझना हो, उसकी तुलना आसानी से करनी हो, प्राप्त जानकारी को आकृति एवं उल्लेख के माध्यम से प्रस्तुत करना एक श्रेष्ठ विधि है। इसमें किसी भी तथ्य की जानकारियों को दो तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आलेख के माध्यम के क्वाड्रेसेंट डाटा या कंटिन्यूअस आंकड़ों से प्रस्तुत किया जाता है। ग्राफ प्रस्तुत के 6 प्रकार होते हैं। हिस्टोग्राम, इसको स्टेयरकेस या ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम स्तंभन जो हम बार ग्राफ बनाते हैं, बनाया होगा सबने, वो चिपके से ग्राफ होते हैं ब्लॉक्स वाइज, वो बताते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, जो हम जिगजैग वाली वो डॉटेड करके बनाते हैं, जो ऐसे करके ट्राइंगल कभी बनता है, कभी सीढ़ी बन जाती है, 7 सीढ़ी। फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व नीचे से ऊपर जाता हुआ जो स्टॉक मार्केट में ग्राफ आता है वो इसमें आता है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस प्रकार के ग्राफ में क्या होता है कि नीचे से जो शुरू होता है और ऊपर मतलब कम नहीं होगा, नीचे से शुरू हुआ डॉट डॉट लगते हुए और उनको एक ट्राइंगल के रूप में बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर लाइन चार्ट क्या होता है कि ऊपर ज़्यादा से शुरू होता नीचे आ रहा है, ठीक है। सेटर और डॉट डायग्राम का क्या होता है, वही नीचे से ऊपर तक क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। डायग्रामल प्रेजेंटेशन में बार डायग्राम, सबको पता है बार चार्ट कैसा होता है, ठीक है। तो सिंपल में आपको एक एक बॉक्स दे देते हैं कि मतलब एक एक अलग अलग बॉक्स है। मल्टीपल बार डायग्राम्स में क्या होता है, अलग अलग हम उसमें निशान बना देते हैं कि यहाँ से वर्षा में इतना इसका था, इतना इसका था, इतना इसका आवृत्ति था, तो वो हीन बल मध्यम बल मतलब एक ही उस जो ग्राफ होता है उसको बढ़ा बनाने के लिए नीचे जो हीन वाला है वो कितने % तक था, उसके ऊपर जो आया उसको सिम्बलाइज कर दिया और उसको क्या कह दिया कि ये मध्यम का है, और उससे ऊपर वाले को जो सिम्बलाइज करके कहा कि ये उत्तम बल का है, ठीक है। अब पाई चार्ट, सेक्टर चार्ट, जो गोल वाले ग्राफ बनते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राम, पिक्चर क्या होती है, पिक्टोग्राम में अब हम कोई जैसे जयपुर है या फिर कोई और जयपुर में 30 लोग हुए, तो 30 लोगों के लिए हमने क्या करा, एक निशान के लिए 10 जने हो गए, ठीक है। तो हमने एक चित्र के लिए 10 रोगी हो गए, ऐसे समझो, ठीक है। तो जयपुर 30 है तो हमने 3 चित्र बनाए, यानी कि 30 लोग। भरतपुर कितना है, 50 है, तो उसके लिए कितने लोग, 5 बन गए, मतलब उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया। एक और चीज, ठीक है, नेक्स्ट है अवस्थिक एवं मापक, मेजर्स ऑफ लोकेशन। लोकेशन की मेजर्स कैसे करते हैं, अवस्थिक की परिभाषा, किसी भी अध्ययन या अनुसंधान या सर्वे के पश्चात जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वे आंकड़े हमेशा उच्चतम या एवं नवीनतम बिंदु सीमा के मध्य में पाए जाते हैं। उच्चतम एवं मध्यमतम बिंदु सीमा के मध्य में जिन जिन स्तरों पर ये आंकड़े पाए जाते हैं उन्हें लोकेशन कहा जाता है। मानक, लोकेशन का पता लगाने के लिए 2 मानक होते हैं, कौन कौन से, औसत और प्रतिशत। औसत यानी कि एवरेज और प्रतिशत यानी कि परसेंटाइल। एवरेज, औसत, एवरेज अर्थात औसत का तात्पर्य होता है कि जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनका मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु को उस डाटा ग्राफ का एवरेज अर्थात औसत माना जाता है,
ठीक है। उसके बाद क्या है कि लगभग 50% आंकड़े इस बिंदु से कम एवं 50% आंकड़े मध्य बिंदु से होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या क्या होता है कि मीन है, मध्य, ठीक है, मीडियन है, माध्यक, और मोड क्या है, बहुलक, ठीक है। एवरेज को सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है, जिसके निम्न गुण है, जो आसानी से समझ सके संपूर्ण डाटा ग्रुप, अर्थात उन समस्त आंकड़ों का जो भी किसी सर्वे या अध्ययन या अनुसंधान द्वारा एकत्रित किए गए हैं उनका प्रतिशत निधित्व कर सके, जो गणना में आसान हो, जो उत्तम सीमा या नियमतम सीमा में प्रभावित ना हो। सहायक श्रेणी स्टैटिकल सीरीज क्या होती है? चल राशि, मूवेबल वेरिएबल्स, कौन कौन से परिवर्तनशील दुनिया में अलग अलग वस्तुओं की कीमत को समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, जैसे उत्पादक में वृद्धि या कमी, किसी द्रव्य वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि। उसी प्रकार व्यक्ति के वजन, तापमान, पल्स रेट या फिर ऊंचाई में समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इन परिवर्तनों के आंकड़ों को प्राप्त कर उन पर कार्य करने के लिए प्राप्त जानकारी को अधिक सुग्राही या योग्य बनाने के लिए सांग्रहिक श्रेणी काम में ली जाती है। इन बदलती कीमतों वाले प्रत्यांकों को चल राशि या मूवेबल वेरिएबल कहते हैं। यदि इन प्रत्यांकों को एक श्रेणी में दर्शाया जाए तो उसे सांख्यिक श्रेणी या स्टैटिकल सीरीज कहा जाता है। अंकशास्त्र में विशाल जानकारी के लिए कोई निर्णय लेने से पहले एवं गणना को आसान बनाने के लिए चल राशियों को सांख्यिक श्रेणी में दर्शाना आवश्यक होता है, ठीक है। इस स्टैटिकल सीरीज राशि के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सरल श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित। सरल सिंपल है, खंडित डिसकंटिन्यूअस, अखंडित कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके बाद की मैं बात करूं तो प्राप्त जानकारी को उनकी संख्या एवं महत्व के अनुसार 3 में से किसी एक श्रेणी में दर्शाया जाता है, जिससे गणना का काम आसान हो जाता है। सरल श्रेणी, जिस श्रेणी में सिर्फ प्रपांतों या ऑब्जर्वेशन को दर्शाया गया हो उस श्रेणी को सरल श्रेणी कहते हैं। यह सामान्य आकलन होती है। उदाहरण, किसी एक विद्यार्थी को 7 विषयों में प्राप्त हुए मार्क्स नीचे दर्शाए गए अनुसार होते हैं। कैसे? एक है 35, दूसरे रोल नंबर का क्या है 45, तीसरे का 62, चौथे का 38। तो ये विषयों के कुल संख्या कितनी हो गई? मतलब ऐसे करके 4th है 38, 5th है 40, 6th है 62, 7th है 48। कुल विषयों की कुल संख्या कितनी है? 330। प्राप्तकों का कुल योग हुआ, ठीक है। और नंबर कितने हैं? 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गणना आसान करने के लिए गणितीय स्वरूप देने के लिए प्रपांतों के कुल योग द्वारा दर्शाया गया है तथा विषयों की कुल संख्या को n नाम के द्वारा दर्शाया गया है। खंडित श्रेणी डिसकंटिन्यूअस सीरीज, जिन संख्याओं को एक निश्चित आधार या माप नहीं होता है, उनका विज्ञान पे विभाजन करना संभव ना होता, अर्थात जिन्हें सिर्फ पूर्णांक में ही दर्शाया जा सकता है। ऐसे सप्ताहांकों में बनी श्रेणी को खंडित कहते हैं। ये पूर्णात्मक होता है, ठीक है। इसमें जैसे परिवार में बच्चों की संख्या, एक बच्चा, नंबर ऑफ फैमिली, मतलब जो बच्चा है उसकी संख्या x से दर्शाई गई है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स की संख्या जो है वो f से दर्शाई गई है। तो एक बच्चा 10 परिवार और 2 बच्चे 20 परिवार। यहाँ पर गणना आसान करने के लिए बच्चों की संख्या वाली श्रेणी x से और नंबर ऑफ फैमिली f से दर्शाई गई है। f से मतलब फ्रीक्वेंसी है वो, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है? जिस श्रेणी के प्रपांतक चल पूर्णांक एवं अपूर्णांक दोनों ही प्रकार की कीमतें ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे प्रमाणकों से बनी श्रेणी को अखंडित श्रेणी कहते हैं। ये पूर्णांक एवं अपूर्णांक दोनों रूप में होता है। यहाँ पर जानकारी को अपनी उनकी कीमत के अनुसार अलग अलग वर्ग में दर्शाया गया है। वेट ऑफ इन केजी x से और नंबर ऑफ पर्सन f से। तो 10 से 20 किलो के 10 लोग हैं, 20 से 30 किलो के 25 लोग हैं। तो
ऐसे 30 से 40 किलो के 40 लोग हैं और 40 से 50 किलो के 20 लोग हैं। उसके बाद आपके 50 से 60 किलो के 25 लोग हैं मतलब, ठीक है। एन की संख्या कितनी हुई 120, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ रहे हैं वो हमारे 120 आ रहे हैं, ठीक है। उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, जब जानकारी पूर्णांक एवं अपूर्णांक दोनों ही रूपों में प्राप्त होती हो तो उस वक्त उसे संक्षिप्त में प्रस्तुत करना एवं गणना आसान करने के लिए उसे वर्गों में विभाजित करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ प्राप्त संख्यात्मक स्वरूप के विस्तृत तथ्यों को अनेक यहाँ प्राप्त संख्या के स्वरूप के विस्तृत तथ्यों को उनके अंकों के अनुसार वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को आवर्ती वितरण कहा जाता है। आवर्ती वितरण में विस्तृत जानकारी को संक्षेप में दर्शाया गया जिससे प्राप्त जानकारी के आसानी से समझा जा सकता है। प्राप्त जानकारी को कितने वर्गों में विभक्त करना है इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 से 15 वर्गों को विभाजित किया जाता है। वर्ग लंबाई सुविधा के अनुसार 2, 5 से 10 या प्राप्त जानकारी को संख्या के आधार पर रख सकते हैं। फिर सामान्यतः प्राप्त जानकारी को सबसे छोटी और सबसे बड़ी कीमतों के बीच में प्राप्तांकों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि कम से कम 6 वर्गों का निर्माण हो सके। नेक्स्ट है आपका, फिर भी श्रेणी के वर्ग निश्चित करने के लिए 2 प्रकार के काम लिए जाते हैं, डिस्कल्सिव सीरीज निवारण श्रेणी और इनकल्सिव सीरीज आवरण श्रेणी। डिस्कल्सिव सीरीज है, इसमें जो श्रेणी बनती है उस बनने वाली वर्ग की अधिकतम सीमा अगले वर्ग की नियमित सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट जो है आपका, अतः इसमें कार्य सुगम नहीं होता है। यदि किसी एक प्रपांतक की कीमत एक वर्ग की ऊपरी सीमा से ज़्यादा हो, नवीनतम सीमा से कम हो तो उसको दर्शाना मुश्किल हो जाता है। जैसे अधिकतम सीमा जो किलोवेट्स में है वो 31 से 35 है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या 9 है। निम्नतम संख्या जो है बच्चों की वो कितनी है, 5 है। और अधिकतम सीमा जो वो भार में जो है वो 41 से 45 14 विद्यार्थियों की, 46 से 50 3 लोगों की है, 51 से 55 1 की है, 56 से 60 2 की है, 60 से 65 2 की है, 67 से 70 1 की है, 71 से 75 1 की है, ठीक है। तो यदि कोई भी व्यक्ति 35.5 kg का विद्यार्थी आ जाए तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, इसका निर्धारण करने के लिए या तो वर्ग की उच्चतम सीमा व दूसरे वर्ग की निम्नतम सीमा का औसत निकालकर वर्ग बनाए जाते हैं, या फिर आवरण श्रेणी जो कि सिद्धांत पर बनी हो उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ग जो है वो 31 से 35 है और 36 से 40 है, ठीक है। तो 36 से 40 जो है वो कितने हैं, 36 हो गए। 31 से 35 अंतर क्या है कि 36 से माइनस करोगे 35 को 1 बचेगा, अंतर का आधा 0.5 है। अंतः सारणी का निर्माण फर्स्ट 31 से 35.5 तक 9 है, सेकंड में 35.5 से 40 तक 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रकार करना होगा। यही आवरण श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज में किया जाता है। इस प्रकार निर्मित श्रेणी के पहले प्रपांक को श्रेणी में निम्न सीमा तक, श्रेणी के दूसरे प्रपांतक को उच्च सीमा व इन दोनों के बीच के अंतर को वर्ग लंबाई कहा जाता है। नेक्स्ट वन है आपका आवरण श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, इस श्रेणी में किसी प्रपांतक की कीमत पहले वर्ग की ऊपरी सीमा से छोटी या दूसरी वर्ग की निम्न सीमा से बड़ी होती है। इसमें पहले वर्ग की उच्चतम सीमा
दूसरे वर्ग की निम्नतम सीमा होती है। इसमें यदि किसी प्रपांतक की कीमत पहले वर्ग की उच्चतम सीमा व दूसरे वर्ग की निम्नतम सीमा के समान तो उसे निम्नतम सीमा वाले वर्ग में समाविष्ट किया जाता है। इसमें कि प्रपांतक छूटता नहीं है। एग्जाम्पल है 50 व्यक्तियों का वजन किलो में नीचे दर्शाया गया अनुसार जिस योग आवृत्ति वितरण में दर्शाया उस श्रेणी में रचना है। मतलब फ्रीक्वेंसी जो हम वो क्या बनाते हैं, टेली मार्क्स जो हम बनाते हैं कि ऐसे करके वो 1 2 3 4 और 5 पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं, वो वाला आएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद है औसत के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। औसत कीमत एक जैसे माप है जो कि पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात इस एक कीमत के हम श्रेणी के अन्य प्रपांतों की कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। औसत कीमत का दूसरा फायदा यह भी है कि किसी मदद दो श्रेणी के बीच की तुलना आसानी से कर सकते हैं। संक्षिप्त में औसत कीमत का दूसरा फायदा ये भी है कि इसकी मदद से दो श्रेणी की तुलना आसानी से कर सकते हैं। संक्षिप्त में औसत कीमत का हेतु श्रेणी को सारांश के तौर पर सरलता से प्रस्तुत करना, जिससे श्रेणी के सामान्य स्थिति के तौर पर जानकारी मिल सके और दो श्रेणी के बीच में तुलना आसानी से हो सके। औसत को मुख्य रूप से 3 मापों में बांटा गया है: मीन, मीडियन, मोड, यानी कि माध्य, माध्यक, बहुलक। मीन क्या होता है? सिंपल सी सरल श्रेणी में क्या है, दी हुई श्रेणी मतलब कि टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। प्रपांतों का कुल योग डिवाइडेड बाय प्रपांतों की कुल संख्या। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस सीरीज इस श्रेणी के माध्यम से ज्ञात करने के लिए नीचे दर्शाए हुए दो सूत्रों के किसी एक का प्रयोग करके माध्य ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर माध्य मतलब मीन जो कि डिसकंटिन्यूअस है उसमें फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे। उस एज्यूम्ड फॉर्मूला है ये कि मीन इक्वल टू ए प्लस ए का मतलब है यहाँ पे कोई जो एक्स से ए, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो एक्स ए प्लस फ्रीक्वेंसी डी, मतलब कि जो श्रेणी एक बनाई गई है वो टोटल बनाई गई है, तो वो क्या है एफ डी, तो वो बताया गया। एग्जाम्पल उसके बाद है अखंडित श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज। इस श्रेणी में सिर्फ प्रपांतों को दर्शाने के स्थान पर वर्गों को दर्शाया जाता है और उस वर्ग के सामने उसकी आवृत्तियों को दर्शाया जाता है। श्रेणी में माध्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अखंडित श्रेणी को खंडित श्रेणी से बदला जाता है। इसके लिए प्रत्येक वर्ग को उत्तम व निम्नतम सीमा को जोड़कर 2 का भाग देने पर मध्य कीमत यानी कि मीन ज्ञात की जा सकती है। तदंतर फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशन से गुणा करके एक नई श्रेणी fx बनाई जाती है। तदंतर 3 सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग मीन ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद है माध्यक, यानी कि मीडियन क्या होता है? माध्यक मीडियन ज्ञात करने के लिए श्रेणी वैल्यू ऑफ फिगर नंबर डिवाइडेड बाय 2 या फिर वैल्यू ऑफ फिगर नंबर +1 डिवाइडेड बाय 2 ये अंक शास्त्री करते हैं। ये सिर्फ विचार करना ही धारणा की भेद या डिफरेंस को ओपिनियन माना जाता है, लेकिन मीडियल स्टैटिक्स में ज़्यादातर शास्त्रियों के द्वारा मीडियन इक्वल टू n+1 का डिवाइडेड बाय 2 का उपयोग किया जाता है। सिंपल सीरीज या तो n डिवाइडेड बाई 2 होती है या n+1 डिवाइडेड बाई 2 होती है। डिसकंटिन्यूअस सीरीज इसमें क्या होता है, जो श्रेणी होती है वो m इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें हम CF निकाल लेते हैं, मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, इसमें तब बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज और डिसकंटिन्यूअस सीरीज। L इसमें फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L प्लस m माइनस C डिवाइडेड बाई F।
इंटू आई, यानी कि यहाँ जो एल है वो लोअर लिमिट है मीडियन की, एम का वही फॉर्मूला है, सी आपका प्रीवियस सी एफ ऑफ मीडियन क्लास है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, आई लेंथ ऑफ मीडियन क्लास है। उसके बाद अगर डिसकंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो इसमें फॉर्मूला है z इक्वल्स टू एल प्लस एफ टू फिगर 2 डिवाइडेड बाई फिगर 1 प्लस फिगर 2 इंटू आई, यानी कि एल जो है वो लोअर लिमिट है, F1 है प्रीवियस फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, F2 है मोड फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, आई है लेंथ ऑफ मोड क्लास। नेक्स्ट वन है, उसके बाद अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो जब आंकड़ों की उच्चतम एवं नवीनतम सीमा में मध्य किसी भी स्थान पर आंकड़ों का मापन किया जाए तो उसे परसेंटाइल कहते हैं। 25% परसेंटाइल का तात्पर्य है कि 25% आंकड़े निम्नतम सीमा की तरफ एवं 75% आंकड़े उच्चतम सीमा की तरफ है। यदि किसी छात्र के नीट एग्जाम में 30 परसेंटाइल बने हैं तो तात्पर्य यह कि 30% व्यक्ति के अंक उस व्यक्ति से कम है एवं 70% व्यक्तियों के अंक उक्त व्यक्ति से ज़्यादा है। परसेंटाइल निकालने के प्राप्त समस्त आंकड़ों को बढ़ाते हुए क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, जिसके प्रत्येक वैल्यू समस्त आंकड़ों को 100वें भाग को दर्शाती है। नेक्स्ट जो है वो वेरिएबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये हम अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट, नहीं इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद जो है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, और एक बात जो मैं कहना चाहती थी वो ये है कि आपके BMS के फॉर्म आ गए हैं जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के हैं, वो 3 तारीख से फॉर्म जारी हो गए हैं और 10 तारीख उसकी आखिरी डेट है। ठीक है, तो जिन बच्चों के डाटा या जो भी दिक्कत है वो सब अपने अपने कॉलेज में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।